नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी का नाम है पड़ाव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को लिखा है अनामिका जी ने। कहानी बड़ी सकारात्मक है। आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज पार्टी में सभी मेरे रंग रूप की तारीफ कर रहे थे। निकिता ने कहा, दीदी आपकी उम्र तो रिवर्स गियर में चल पड़ी है। लगता ही नहीं आपकी 4 वर्ष की बेटी भी है। सोनल भी खिलखिलाते हुए बोली, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये है संतूर साबुन का कमाल। और फिर एक सम्मिलित ठहाके से अनु दीदी का ड्राइंग रूम गूंज उठा। मैं भी मंद मंद मुस्कान के साथ सारी तारीफों का मजा ले रही थी। 32 वर्षीय औसत रंग रूप की महिला हूँ मैं। जब से नौकरी आरंभ की है तो मेरा हाथ थोड़ा बहुत खुल गया है। अपने रख रखाव पर थोड़ा अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। नतीजतन 2 वर्ष के भीतर ही खुद की ही छोटी बहन लगने लगी हूँ मैं। एक प्राइवेट स्कूल में मैं प्राइमरी टीचर हूँ। शादी से पहले मैं एकदम डंडे की तरह पतली थी। पार्लर में तो बस बाल कटवाने ही जाया करती थी, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का पार्लर अधिक जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। घनी जुड़ी हुई भौहें और होठों के ऊपर रोए एक स्पष्ट रेखा के रूप में दिखाई देते थे। फिर भी अच्छी लड़की के तमगे के कारण मैंने कभी उन मूछों या भौहों को छुआ नहीं। कपड़े भी अपने से दुगने बड़े साइज के पहनती थी ताकि मेरा पतला तन ढका रहे। अब ऐसे में 10 बार मेरे लिए रिश्ते के लोगों से ना हो चुकी थी, पर फिर ना जाने मेरे पति कपिल को इस रिश्ते के गणित में क्या नफा दिखाई दिया कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद भी कर लिया। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचिए कि कपिल कोई हीरो थे। वे भी मेरी तरह औसत रंग रूप के ही स्वामी थे। पर इस देश में हर ठीक ठाक लगने वाले लड़के को ऐश्वर्या की दरकार होती है। मैं खुश थी और पहली बार फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग इत्यादि कराई और अपने नाप के कपड़े सिलवाए। गलत नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि शादी में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। कम से कम आईना और मेरी सहेलियां तो यही कह रही थी। शादी के बाद कपिल और उनके परिवार के प्यार और सम्मान ने मुझे आत्मविश्वास के पंख दे दिए और मैं आकाश में उड़ने लगी। कपिल एक सरकारी विभाग में क्लास 2 ग्रेड के एम्प्लॉय थे, पर फिर भी उन्होंने खर्चों पर जरा भी टोका टाकी नहीं की थी। हर महीने पार्लर जाती हूँ और जो भी नई डिजाइनर ड्रेसेस आती है उसकी कॉपी जरूर खरीद लेती हूँ। फिर 2 वर्ष के भीतर ही दिया ने मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया। पर सुख के साथ बढ़ गई जिम्मेदारियां और खर्चे। तब कपिल के कहने पर मैंने भी नौकरी के लिए हाथ पैर मारे और जल्दी ही मुझे एक नामी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल भी गई। घर पर दिया की देखभाल करने के लिए उसके दादा और दादी थे। अब एक नया अध्याय शुरू हुआ था जिंदगी का, आजाद जिंदगी का। खुद को सही मायने में आजाद महसूस करने का, खुद के वजूद से रूबरू होने का। शुरू में हर काम में बड़ी घबराहट होती थी। यहाँ स्कूल में हर काम लैपटॉप पर करना पड़ता था। बहुत पहले किया हुआ कंप्यूटर कोर्स काम आ गया। तनाव और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हुए 1 माह बीत गया और पहली सैलरी हाथ में आते ही तनाव और अनिश्चितता के बादल हट गए। नए लोगों से दोस्तों के साथ जीवन को एक नए नए नजरिए से देखना भी मैंने आरंभ कर दिया। सच पूछो तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था। आज कपिल की दीदी के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी में इन सब तारीफों का आनंद मैं ले रही हूँ और साथ ही कुदरत को धन्यवाद भी दे रही हूँ, मुझे इतना अच्छा घर और परिवार देने के लिए। रात को बहुत थक कर जैसे सोने की कोशिश कर रही थी, कपिल नजदीक आने की मनोहार करने लगे। पर मैंने ठंडे स्वर में कहा, यार मन नहीं है, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, अब तक डेट नहीं आई है। कपिल चुहल करते हुए बोले, मुबारक हो। लगता है दिया के लिए छोटा भाई या बहन आने वाली है। मम्मी पापा की भी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कपिल के हाथ को झटकते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो कंफर्मेशन रुक जाएगा मेरा जॉब में। कपिल ने प्यार से मेरा सिर थपथपाते हुए कहा, अरे बाबा, तनाव के कारण ये सब हो रहा है। लाओ सिर पर तेल की मालिश ही कर देता हूँ। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन और बीत गए। फिर बाजार में उपलब्ध प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया, पर नतीजा नेगेटिव था। रविवार को कपिल और मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा।
मंगलवार को रिपोर्ट आ गई। फिर से हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। रिपोर्ट पढ़ते हुए डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। चश्मा निकालकर डॉक्टर बहुत स्नेहल परंतु गंभीर स्वर में बोली, ये सारी रिपोर्ट्स पेरीमेनोपॉज़ल की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको प्री मैच्योर ओवेरियन फ्लोर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों और कैसे यह तूफान मेरी जिंदगी में आ गया है। मैं अब तक एक पूर्ण स्त्री थी। अभी तक तो मैंने अपने स्त्रीत्व को पूर्ण रूप से भोगा भी नहीं था, और मेरा शरीर मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, और वह भी मात्र 32 वर्ष की उम्र में। इस उम्र में तो बहुत बार लड़कियों की शादी तक नहीं हुई होती है। एक टूटा हुआ मन और अधूरा तन लेकर मैं कपिल के साथ घर आ गई। सास ससुर बड़ी आशा से कपिल की तरफ देख रहे थे, कोई खुशखबरी सुनने की आस में। पर कपिल बोला, कोई खास बात नहीं है माँ। मैंने कपिल से कहा, झूठ क्यों बोला? क्यों नहीं बताया कि मैं अब चाहकर भी माँ नहीं बन पाऊंगी? और ये कहते हुए एक तीव्र दर्द की लहर मुझे भीतर तक हिला गई। पहले मेरी माँ बनने की कोई लालसा नहीं थी, पर अब मैं दोबारा माँ बन पाने के लिए बिसूर रही थी। सबसे ज्यादा साल रहा था एक खालीपन। मेरे स्त्री होने की पहचान मुझसे छूट रही थी, वो भी मात्र 32 वर्ष की उम्र में। मैं जब शाम को भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो सासू माँ अंदर आ गई। उन्हें देखकर मैं सकपका गई। बहुत प्यार से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। वे बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उनसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। अब मैं उन्हें उनका दूसरा पोता, दूसरी पोती नहीं दे पाऊंगी। फिर वे क्यों परवाह करेंगी मेरी? ये सब सोचते सोचते मुझे रोते रोते सिसकियां आने लगी। अब मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्यों मुझे इतना पसीना आता था, क्यों हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, क्यों मुझे कपिल का संग अब थोड़ा तकलीफ देने लगा था। मैं इन सारी चीज़ों को अपने रोजमर्रा के तनाव से जोड़ रही थी, पर असली कारण तो पैरा मेनोपाज था। अगले दिन मैंने स्कूल में अपनी सबसे अच्छी दोस्त से जब ये बात साझा करी तो उसकी आंखों में अपने लिए चिंता और दया के मिले जुले भाव देखे। पर फिर वह हंसते हुए बोली, चल अच्छा है, तेरा हर महीने सैनिटरी पैड्स खरीदने का खर्चा बच जाएगा। हर तरफ से बस सहानुभूति मिल रही थी। बेचारी अभी उम्र ही क्या थी, अब पति को कैसे बांध कर रख पाएगी। सुनो अदिति, जिम आरंभ कर लो। इस पड़ाव पर तेजी से वजन बढ़ता है। देखो कहीं जोड़ों का दर्द अभी से आरंभ न हो जाए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा लो। मेरा दिमाग चक्कर गिननी की तरह घूम रहा था। उधर रोज मेरे करीब आने की चाह रखने वाले मेरे पति ने पिछले 15 दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। वजह मुझे पता है। उन्हें भी लगता है कि अब मैं उन्हें सुख नहीं दे पाऊंगी। ना जाने क्यों मुझसे खींचे खींचे से रहने लगे हैं। अगर कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो फौरन बोल देंगे। अब रोने बिसोरने से क्या होगा? जो है, जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कैसे समझाऊं उन्हें अपने दिल की बात? मुझे ऐसे लगता है जैसे हरियाली आने से पहले ही मैं बंजर हो गई हूँ। ये स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मेरा यौवन काल कुछ ज़्यादा ही तेज गति से चला है, और जो गंतव्य 47-48 वर्ष के बाद आना था, वह 17-18 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में आ गया है। मुझे लग रहा था शारीरिक से ज़्यादा मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई हूँ। उधर कपिल ने अपने आप को एक दायरे में कैद कर लिया था। ना जाने सारा दिन लैपटॉप पर क्या करते रहते थे। उधर सासू माँ बोली तो कुछ नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे खुश नहीं है, या मेरा यह वहम ही होगा। एक माह होने को आ गया और मैंने अपने मन को समझा लिया था कि अब यही मेरी जिंदगी है। आईने को रोज घूर घूर कर देखती थी कि कहीं झुर्रियों ने अपना जाल तो नहीं बना लिया। तेज चलने से डरने लगी कि कहीं गिरकर हड्डी ही न टूट जाए। आखिर हड्डियां रजो निवृत्ति के बाद तेजी से कमजोर जो होने लगती है। आज पूरे 1 महीने के बाद मैं ठीक से तैयार होकर स्कूल के लिए निकली तो पुरुषों की निगाहों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखे। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि अभी भी मैं सराहनीय तो हूँ। आज मन को कुछ ठीक लगा। दिया को लेकर पार्क जाने लगी। सासू माँ भी मुस्कुरा कर बोली, बहू ऐसे ही खुश रहा करो, पूरा घर चुप हो जाता है तुम्हारे चुप रहने से। और बेटे, उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है। मन को स्थिर रखकर समस्या का समाधान खोजो। मैंने बड़े बुझे बुझे मन से कहा, पर मम्मी, अगर कोई समाधान ही ना हो तो? वे मुस्कुराते हुए बोली, यानी कोई समस्या ही नहीं है। रात के 10 बज गए थे, पर कपिल का कुछ अता पता ही नहीं था।
आज जब वे आए तो मैंने आते ही उन्हें आड़े हाथों लिया। याद है ना कपिल तुम्हें कि तुम्हारा एक परिवार भी है? कपिल ने व्यंग कसते हुए कहा। हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। एक परिवार है और एक रोती बिसूरती कमजोर सी बीवी। मैं खड़ी खड़ी कपिल को देखती रह गई। कहाँ गया वह प्यार और दुलार? क्या औरत और मर्द का रिश्ता बस दैहिक स्तर पर ही सीमित है? खुद के ही शरीर से आ रही पसीने की गंध से मैं नहाने चली गई। आईने में फिर से खुद को पागलों की तरह देखने लगी। अभी तो शरीर में कसावट है, पर शायद 2-3 वर्ष में शरीर ढीला पड़ जाएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे। बाहर आई तो कपिल गहरी नींद में सो चुके थे। बहुत मन हुआ कि कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है कपिल, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। आज फिर कपिल देर से आए, पर मैंने बिना कुछ कहे ही खाना लगा दिया। खाना खाते हुए कपिल ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अदिति। कल का डिनर हम बाहर करेंगे। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं कपिल किसी और से तो नहीं जुड़ गए हैं। यदि हाँ तो मैं उन्हें रिहाई दे दूंगी। मैं उन्हें अपने से बांध कर नहीं रखूंगी। कोई हक नहीं है मुझे उनसे कोई सुख छीनने का। पूरी रात उसी उधेड़बुन में बीत गई। सुबह मैंने काफी हद तक अपने आप को तैयार कर लिया था। अगले दिन कपिल टाइम से घर आ गए थे और फिर हमारी कार एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए तो देखा ये एक काउंसलर का ऑफिस था। मैं कपिल की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। कपिल मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। एक बेहद ही खूबसूरत और समझदार सी दिखने वाली महिला वहां बैठी थी। कपिल ने मेरा परिचय करवाया और मुझसे बोले, अदिति तुम बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। काउंसलर से मैंने अपने मन की सारी व्यथा कह दी। वह बिना कुछ बोले बहुत धैर्य से मेरी बात सुनती रही और फिर बोली, अदिति तुम स्त्री होने से भी पहले एक इंसान हो। तुम्हारी पहचान बस तुम्हारे स्त्रीत्व तक थोड़े ना सीमित है। यह जरूर है कि तुम्हें इस दौर से थोड़े जल्दी गुजरना पड़ रहा है, पर खान पान में थोड़ा बदलाव, थोड़ा व्यायाम करने से तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पर आ जाएगी। ये जिंदगी का एक नया अध्याय है। इसे समझो, स्वीकार करो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। उन्होंने और भी कई सारी बातें मुझे समझाई। थोड़ी देर के बाद कपिल भी आ गए और फिर हम दोनों आज काफी दिनों के बाद एक साथ एक अच्छे से होटल में डिनर कर रहे थे। कपिल बरसों बाद मुझे प्यार से देख रहे थे। मैंने भीगे से स्वर में कहा, कहो ना, क्या कहना चाहते थे? कपिल ने कहा, ध्यान से सुनना अदिति, बीच में मत टोकना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना हो अदिति। तुम स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ, इसीलिए समाज ने हमें विवाह के बंधन में बांध दिया है। पर तुम मेरे लिए केवल एक स्त्री नहीं हो, मेरा संबल भी हो। अगर मैं किसी समस्या से गुजर रहा हूँ तो क्या तुम मुझे अकेला कर दोगी, मेरा साथ छोड़ दोगी या मेरे साथ खड़ी रहोगी? मैं भी तुम्हारे इस मुश्किल दौर में तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहता हूँ, पर तुमने तो मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया है। अपने इर्द गिर्द इतनी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर ली है कि मैं तो क्या, कोई और भी चाह कर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। मैं आंखों में आंसू भरकर कपिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पर तुम तो खुद मुझसे कटे कटे रहते हो कपिल। कपिल हंसते हुए बोले, पगली, तुम्हारे रोने की आदत के कारण से कटा कटा रहता हूं मैं, तुम्हारे कारण थोड़े ना। ये जिंदगी में एक मोड़ आया है, थोड़ा सा ज्यादा घुमावदार है, तो क्या हुआ, हम एक साथ पार करेंगे। तुम क्या केवल एक शरीर हो? अरे इससे ज्यादा भी तुम्हारी पहचान है। स्पीड ब्रेकर पर चलते हुए रुकना ही पड़ता है ना, संभल कर चलने से पार कर लेते हैं कि नहीं। कपिल की बातों से ये तो समझ में आ गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। आज इस बात को 3 वर्ष हो गए हैं। अभी भी मैं रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही हूँ, पर डॉक्टर की सलाह और उचित खान पान से काफी हद तक मेरी समस्या सुलझ गई है। अब मेरा वजन ठीक ठाक है और मेरी त्वचा भी अच्छी तरह से दमकने लगी है, क्योंकि अपने आप को मेनोपॉज के लिए तैयार करने के लिए मैंने पूरा अपना खान पान ही बदल लिया है। जो है जैसा है उसे मैं स्वीकार करती हूँ और इसी के साथ जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रही हूँ। यह सोच अपनाते ही सब कुछ बदल गया है और बदल गई है मेरी पहचान भी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी हुई कहानी पड़ाव। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। एक लाइक, अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।